हेलो दोस्तों, मैं नितिन कुमार जांगिड़। मैं लेके आया हूँ आपके लिए ऑप्टिक्स चैप्टर का अगला पार्ट। लास्ट अपन ने सीखा था इमेज फॉर्मेशन, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। आज हम सीखने जा रहे हैं वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। देखें, आप गौर से देखें इसे, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो ये अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए आप, सबसे पहले हमने एक अवतल दर्पण लिया, अवतल दर्पण पे एक मुख्य अक्ष खींच ली इस तरीके से, ये इसका ध्रुव होगा या नहीं। अब मान ले कि एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। कोई भी प्रकाश की किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, तो हमें पता है कि ये परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी, परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी। यदि अपन एक अभिलंब खींचें, यदि एक अभिलंब खींचा जाए तो अभिलंब कैसे खींचेंगे बताओ। कि यहाँ पे इस जगह पे ये जो अपना परावर्तक पृष्ठ है, इसके लंबवत जो रेखा खींची जाती है इसे अपन कहते हैं अभिलंब। आपको याद रखना है, अभिलंब हमेशा वक्रता केंद्र से गुजरता है। अभिलंब हमेशा वक्रता केंद्र से गुजरता है। अभिलंब हमेशा वक्रता केंद्र से गुजरता है। ये विशेष बात है जो हमेशा आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमने एक अभिलंब खींचा, ठीक है। अब क्या किया जाए, ये जो कोण बना है, आप देख पा रहे हैं ये वाला कोण गौर से, ये जो कोण बना है ये आपतित किरण का अभिलंब के साथ बना कोण है। इस कोण को अपन बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे बताओ? आपतन कोण। और ये जो कोण बना हुआ है ये परावर्तित किरण का अभिलंब के साथ बना कोण है, तो इसको अपन बोलेंगे परावर्तन कोण आर, ठीक है। ये अपना आई हो गया और ये वाला हो गया अपने पास आर। अब यदि गौर से देखें तो देखो ये जेड की आकृति बनी हुई है, ये जेड की आकृति, मतलब ये एकांतर कोण होंगे। तो ये वाला आई है, तो ये वाला कोण जो सी बिंदु पर बना हुआ है ये कोण भी कितना होगा बताओ? आई। अब अगर देखा जाए तो ये देखो ये त्रिभुज बना हुआ है। ये त्रिभुज जो है, हमें पता है त्रिभुज के लिए एक प्रमेय आपने पढ़ी है 10th क्लास में कि त्रिभुज का बहिष्कोण अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो त्रिभुज का ये जो बहिष्कोण बना हुआ है एफ बिंदु पर, ये वाला जो बहिष्कोण बना हुआ है, ये बहिष्कोण इसके अंदर के दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। आप देखिए गौर से, तो कैसे होगा बताओ। कि ये वाले कोण की अगर अपन बात करेंगे तो ये कोण आएगा आई प्लस आर। क्या आएगा बताओ? आई प्लस आर। लेकिन हम पहले बता चुके हैं आपको कि परावर्तन के दौरान आई और आर दोनों बराबर रहते हैं। तो आई और आर बराबर हैं, तो आई प्लस आर करें तो दोनों की जगह आई, ऐसे ही आर की जगह भी आई लिख दें तो आई और आई कितना हो जाएगा बताओ? 2i। कितना हो जाएगा बताओ? 2i। तो ये वाला जो बहिष्कोण है कितना हो जाएगा बताओ? 2i। हम मान लेते हैं कि जिस बिंदु पर परावर्तन हो रहा है उस बिंदु का नाम रख देते हैं m। अब इस m बिंदु से मुख्य अक्ष पर एक लंब खींचा जाएगा। m बिंदु से मुख्य अक्ष पर एक लंब खींचा जाएगा। इस लंब का नाम दे देते हैं अपन लंब पाद जो आएगा, लंब पाद जो आएगा अपने पास, ये लंब पाद का नाम अपन दे देते हैं q, ठीक है। तो ये लंब पाद हो गया अपना, जिस बिंदु का नाम है अपने पास q। अब अपन बात करते हैं त्रिभुज MCF में, त्रिभुज MCQ में। तो त्रिभुज MCQ को यदि अपन गौर से देखें तो इसमें देखो tan i निकालें, tan थीटा, tan i। तो हम जानते हैं tan i क्या होगा? लंब बटे आधार। तो लंब कितना होगा बताओ? MQ, लंब होगा MQ, और आधार क्या होगा बताओ? CQ। तो मैंने लिखा MQ अपॉन CQ, ये लिखा। इसको दे दिया अपन ने समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से यदि बात करें त्रिभुज MFQ की बात करें तो MFQ भी एक समकोण त्रिभुज है, और इसमें यदि tan 2i ज्ञात करें, tan 2i, यहाँ जो कोण बना हुआ है न्यून कोण, उसका नाम क्या है बताओ? 2i। तो tan 2i यदि ज्ञात करेंगे तो ये आएगा अपने पास MQ अपॉन FQ, लंब बटे आधार, MQ अपॉन FQ। क्लियर है? ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब यदि गौर से देखा जाए, यदि आई आपतन कोण अत्यल्प है, क्या है बताओ? अत्यल्प है, आपतन कोण का मान बहुत कम है। तो आप पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, मैंने आपको पढ़ाया था ये सब, और रीजन भी बताया था कि साइन आई जो है वो लगभग बराबर हो जाएगा आई के। ये अपन ने जब सरल लोलक पढ़ा था, सरल लोलक का आवर्तकाल ज्ञात किया था, वहाँ बताया था कि थीटा यदि अत्यल्प है तो साइन थीटा लगभग बराबर हो जाता है किसके बताओ?
थीटा के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो थीटा यदि अत्यल्प है तो साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा, तो इसलिए साइन आई का मान लगभग आई के बराबर होगा। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि टेन आई भी लगभग आई के बराबर होता है। जब आई बहुत अत्यल्प हो तो टेन आई भी लगभग आई के बराबर होता है। ये आपके सामने पहली बार आया है या नहीं? अब देखो धीरे धीरे इस चैप्टर में कई बार आएगा तो आपको आदत हो जाएगी, है ना। अब आगे देखें, अगर ये अत्यल्प है तो यहाँ पे देखो ये जो टेन आई है, इस समीकरण से आप देखेंगे ये जो टेन आई है, इस टेन आई की जगह आई लिख दो, है ना। और बराबर में अब देखना, आप जब आई बहुत अत्यल्प होगा, आई बहुत छोटा होगा, आप कल्पना करें कि ये अभिलंब है और ये आई का मान बहुत छोटा होगा, तो ये जो अभिलंब ये एम बिंदु है धीरे धीरे इधर खिसकने लगेगा। अगर आई का मान कम करते हैं तो एम बिंदु इस तरफ जाने लगेगा, और ये जो लंब हमने डाला है एम क्यू जो लंब डाला है, इसका क्यू बिंदु जो है वो धीरे धीरे किधर खिसकने लगेगा, पी की ओर। तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो बिंदु क्यू है वो किधर चला जाएगा, बताओ, पी की ओर। मतलब बिंदु क्यू टेंड्स टू पी, क्यू पी की ओर अग्रसर हो रहा है, पी के अति निकट पहुंचने वाला है, तो लगभग बराबर पी के मान लेते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, टेन आई की जगह अपन लिखेंगे आई और क्यू बिंदु को रिप्लेस कर देंगे किससे, बताओ, पी बिंदु से। तो ये हो जाएगा एम पी, और नीचे क्यू की जगह भी क्या लिखेंगे, पी, तो एम पी अपॉन सी पी, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार ये वाली बात करें तो टेन टू आई जो है ये भी लगभग बराबर हो जाएगा किसके, बताओ, टू आई के, है ना। और यहाँ भी क्यू की जगह क्या लिख देंगे, बताओ, पी, तो एम पी अपॉन एफ पी। ये आ गया समीकरण नंबर 4, है या नहीं। अब यदि इन दोनों समीकरण की बात करें तो ये आई की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो आ जाएगा 2 आई की वैल्यू पुट की अपन ने, एम पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू एम पी अपॉन एफ पी, ये आ गई। अब देखें आगे, एम पी से एम पी कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी पी इज इक्वल टू 2 एफ पी हो गया, सी पी इज इक्वल टू 2 एफ पी। और आप गौर से देखें डायग्राम में, सी पी का मतलब हुआ वक्रता केंद्र की दर्पण से दूरी, मतलब वक्रता त्रिज्या के बराबर। और एफ पी का मतलब हुआ क्या, बताओ, फोकस दूरी, मुख्य फोकस से ध्रुव तक की दूरी। और मैं आपको बता चुका हूँ कि अवतल दर्पण के लिए सी पी नापेंगे तो बिंदु पी से नापेंगे, ध्रुव से नापते हैं, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापेंगे तो ऋणात्मक होगी, तो सी पी का मान होगा -r। सी पी क्या है, वक्रता त्रिज्या, जिसे r से रिप्रेजेंट करेंगे, और विपरीत दिशा में नाप रहे हैं तो -r। और इसी तरह से एफ पी नापेंगे, लेकिन पी बिंदु से नापेंगे आपतित किरण के विपरीत दिशा में, और इसको अपन फोकस दूरी कहते हैं, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं तो -f। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो r बराबर 2f ये आ गया, या फिर f बराबर r/2। तो ये आपके पास संबंध आ गया, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, किसके लिए, बताओ, गोलीय दर्पण के लिए। ये आपको अच्छे से समझ में आया। अब इसके बाद नया टॉपिक लेते हैं। नया टॉपिक आपके पास आता है दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र। दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र। तो दर्पण समीकरण, मिरर इक्वेशन की यदि अपन बात करें तो देखो, ये अपन ने 10th क्लास में पढ़ी है, आपको याद भी है। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है कि आया कहाँ से, ये डेराइव कैसे हुआ, ये अपन सीखेंगे आज। तो इसका डेरिवेशन आप सीखेंगे। दर्पण समीकरण इसी को कहते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब दर्पण समीकरण इसको कहते हैं। तो आया कैसे, आप देखें तो पिछले क्लास में, लास्ट क्लास में मैंने आपको दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण को बहुत अच्छे से समझाया था। उसमें से एक जनरल केस ले लेते हैं जो इजीली बन जाता है, जिसमें प्रतिबिंब और बिंब आसानी से नज़र आते हैं। तो ऐसा एक सामान्य सा केस ले लेते हैं। वैसे 6 केस हैं, किसी से भी कर सकते हैं, पर जिससे आसानी से हो जाए वो केस अपन यहाँ लेते हैं और ये फार्मूला डेराइव करते हैं। तो उनमें एक केस था कि जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे रखी हो, जैसे आपके पास ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस दूरी है, ये ध्रुव है। यदि किसी वस्तु को वक्रता केंद्र के पीछे रख दिया जाए इस जगह पे, है ना, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो ये अब मैंने आपको सिखा चुका हूँ। आप देखिए, मान लें कि इस वस्तु या बिंब का नाम है AB, ठीक है। अब देखो आप ध्यान से, एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ये परावर्तन के बाद जो है वो मुख्य फोकस से गुजरेगी। दूसरी किरण जो है वो वक्रता केंद्र से गुजर कर जाएगी, दर्पण पे जाएगी या नहीं,
और हमें पता है कि जो किरण वक्रता केंद्र से गुजर कर जाती है वो 180 डिग्री कोण पर घूम जाती है। दोनों परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर काटती है वहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो ये वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। अब अपन बात करें दर्पण समीकरण की। दर्पण समीकरण डेराइव करने से पहले आप यहाँ ध्यान दें कि ये जो परावर्तन बिंदु है इसको एम नाम दे दें और इस परावर्तन बिंदु से एक छोटा सा लंब डालेंगे जिसके लंब पाद का नाम रखेंगे अपन क्यू रखेंगे। तो ये यहाँ तक आपके समझ में आया। अब अपन बात करते हैं, देखो बात करते हैं त्रिभुज ए बी सी जो है ये समरूप है किसके, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। अब गौर से देखो ये त्रिभुज ए बी सी और ये त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुजों के लिए क्या होना चाहिए बताओ कि मिनिमम कम से कम 2 कोण बराबर होने चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं ये वाला कोण 90 डिग्री है और ये वाला कोण 90 डिग्री है, एक कोण बराबर। और ये वाला कोण जो है ये वर्टिकल अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण है आपके पास, तो शीर्षाभिमुख कोण भी हमेशा बराबर होते हैं या नहीं। तो 2 कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप हैं। और आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर रहता है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर रहता है। तो इन दोनों त्रिभुजों की भुजाएं लें तो आप देखो इसकी ये वाली भुजा लेते हैं अपन, वर्टिकल साइड अगर अपन लेते हैं ऊर्ध्वाधर भुजा तो ये ए बी, और इसकी अगर लेते हैं तो ए डैश बी डैश। तो देखें आप ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। अब आगे देखो इसकी ये हॉरिजॉन्टल साइड लेते हैं ए सी, तो इसकी लेंगे ए डैश सी, तो ए सी अपॉन ए डैश सी ये अपन ने ले ली। तो इन भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार यदि अपन बात करें तो यहाँ देखो त्रिभुज एम क्यू एफ ये समरूप है किसके बताओ, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के, ये समरूप है। तो त्रिभुज एम क्यू एफ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के, तो इनमें भी वही होना चाहिए, ये दोनों समरूप हैं। आप गौर से देखिए तो इनकी भी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो इसकी वर्टिकल साइड लेंगे एम क्यू और यहाँ भी वर्टिकल साइड लेंगे ए डैश बी डैश, और इसकी हॉरिजॉन्टल साइड लेंगे अपन एफ क्यू और इसकी लेंगे तो ए डैश एफ। आप देख पा रहे हैं गौर से। अब यदि ध्यान से देखा जाए तो देखो ये एक आयत बना हुआ है ए बी एम क्यू, ये वाला एक आयत बना हुआ, और हम जानते हैं आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो आप देख पा रहे हैं भुजा ए बी जो है वो बराबर होगी एम क्यू के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एम क्यू बराबर हो जाएगा किसके बताओ, ए बी के। यहाँ रिप्लेस करेंगे अपन तो एम क्यू की जगह लिख देंगे ए बी, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एफ क्यू अपॉन ए डैश एफ। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से यदि अपन देखें 1 व 2 से, तो दोनों समीकरण जो हैं उनके देखो एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो आर एच एस भी क्या होगा बताओ, इक्वल होगा। तो आर एच एस इक्वल होगा तो इसका आर एच एस क्या है, ए सी अपॉन ए डैश सी, और इसका आर एच एस क्या है, एफ क्यू अपॉन ए डैश एफ। अगर ये आर एच एस इक्वल है इस तरीके से, तो अब देखो हमने पढ़ा था कि जितनी भी दूरियां नापी जाती हैं वो ध्रुव से नापी जाती हैं। तो कोई भी दूरी अगर आपको नापनी है या उसे रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट करने के लिए आप ध्रुव से नापेंगे। तो ये ध्रुव के रूप में नहीं है तो ए सी को ध्रुव के रूप में बदलेंगे। कैसे देखो आप, ये ए सी दूरी है, इसको ध्रुव के रूप में बदलना है, ध्रुव के रूप में। तो कैसे बदलें, ध्रुव यहाँ पर है और ए सी दूरी को लिखना है ध्रुव के रूप में। कैसे लिखें, पी ए माइनस पी सी, पी ए माइनस पी सी, तो क्या बचेगा बताओ, ए सी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पी ए माइनस पी सी। इसी प्रकार ए डैश सी की बात करें, ए डैश सी ये वाली दूरी है, ध्रुव के रूप में लिखना है। क्या लिखें, पी सी माइनस पी ए डैश, पी सी माइनस पी ए डैश। एफ क्यू की बात करें, है ना, इसको अभी आप छोड़े मैं समझाऊंगा, पहले आए ए डैश एफ पे। ए डैश एफ ये वाली दूरी है, पी बिंदु से नापेंगे तो पी ए डैश माइनस पी एफ, पी ए डैश माइनस पी एफ। आप समझ पाए। अब बात करते हैं इस क्यू बिंदु की। क्यू बिंदु को अगर देखें अपन तो हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे
जो आपतन कोण है वो बहुत छोटा है। जैसे पिछले वाले डेरिवेशन में अपन ने माना था कि आई जो है वो अत्यल्प है, आई इज़ वेरी स्मॉल, आपतन कोण बहुत छोटा है। या आप ऐसा मान लो कि ये जो वस्तु है या बिंब में रखी है वो अपनी छोटी है। तो जब आपतन कोण छोटा होगा तो मैंने आपको बताया कि बिंदु की क्यू जो है वो धीरे धीरे किसकी ओर अग्रसर होगा, पी बिंदु की ओर अग्रसर होगा। तो आपतन कोण यदि छोटा है तो यहाँ पे जो बिंदु क्यू है वो पी बिंदु की ओर अग्रसर होगा, तो लगभग पी के बराबर मान के चलेंगे इसको, ठीक है। तो ये बन गया एफ पी। अब दूरियों की बात करें अपन, तो अब इस डायग्राम में आप गौर से देखो, इस डायग्राम में अगर दूरियों की बात की जाए तो दूरी पी ए को क्या लिखेंगे, पी ए को बिंब की दर्पण से दूरी यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और मैं बता चुका हूँ कि इस दिशा में ऋणात्मक होगी, तो पी ए को लिखेंगे माइनस यू। पी सी वक्रता त्रिज्या होगी, इस दिशा में ऋणात्मक होगी, तो इसको माइनस आर। नीचे भी देखो आप, पी सी की जगह माइनस आर। और पी ए डैश की बात करें तो ये प्रतिबिंब है, तो पी ए डैश ये प्रतिबिंब की दूरी होगी, विपरीत दिशा में होगी, ये भी ऋणात्मक होगी, तो माइनस वी। एफ पी ये वही पी से नापनी है आपको, सभी दूरियां विशेष ध्यान रखना है, पी की तरफ से नापेंगे विपरीत दिशा में, तो ये फोकस दूरी होगी और ऋणात्मक लेंगे। पी ए डैश अभी बताया माइनस वी, और वही पी एफ मतलब एफ पी हुआ, तो ये भी माइनस एफ। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें आराम से, तो जब सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस यू, और अभी मैंने आपको रिलेशन बताया कि आर किसके बराबर होता है, 2f के। आर बराबर 2f, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, तो आर की जगह 2f लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, आर की जगह लिख दिया 2f, इधर आर की जगह लिख दिया अपन ने 2f, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस रहेगा, और माइनस वी प्लस एफ हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसको करेंगे आप तो आएगा यू वी, इससे करेंगे तो माइनस 2FV, और इससे करेंगे तो माइनस UF, और 2F स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करें 2F स्क्वायर और माइनस VF हो गया। अब आप गौर से देखो 2F स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ही नहीं। अब UV को आप यहीं रहने दें, UV यहीं रहेगा, इनको इधर ट्रांसफ़र करेंगे आप, तो माइनस 2FV इधर जाएगा तो प्लस 2FV हो जाएगा, और प्लस 2FV में से FV माइनस करें तो केवल FV रह जाएगा, और इसको भी इधर ट्रांसफ़र करें तो ये आ जाएगा प्लस में UF आ गया। अब क्या करें आप, UVF से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग UVF है ना, UVF से अपन दोनों तरफ भाग लगा दें, तो यहाँ अगर UVF का भाग लगाएं तो U और V कैंसिल, F बचेगा, यहाँ UVF का भाग लगाएं तो U बचेगा, और यहाँ पे UVF का भाग लगाएं तो V बचेगा। तो आप देख पा रहे हैं यही था आपके पास दर्पण समीकरण। तो इस तरीके से आप दर्पण समीकरण को व्युत्पन्न कर सकते हो, इस तरीके से अपन दर्पण समीकरण व्युत्पन्न कर सकते हैं। बोलो क्लियर है, कोई डाउट इसमें नहीं? तो आप इसको एक बार लिख के प्रैक्टिस करना है, दर्पण समीकरण है। इसी को आगे बढ़ाते हैं, इसी में आता है आपके पास रेखिक आवर्धन, ठीक है। तो इसी में आगे आप अपन जब बढ़ते हैं तो आगे इसी में आता है आपके पास रेखिक आवर्धन, रेखिक आवर्धन। अब रेखिक आवर्धन क्या होता है बताओ? लीनियर मैग्निफिकेशन। तो रेखिक आवर्धन का मतलब क्या है, आप देखें कि जो बिंब अपन ने रखा उसका कोई ना कोई प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब का आकार, समझ पा रहे हो आप, प्रतिबिंब का आकार बटे बिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार और बिंब के आकार दोनों का अनुपात, आकार मतलब ऊंचाई से मतलब है ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? रेखिक आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन, इसको स्मॉल m से लिखते हैं। तो फार्मूला हो गया रेखिक आवर्धन का, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपको ध्यान रखनी है। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो जैसे अपन बात करें, पीछे अपन ने अभी एक दर्पण बनाया था जिसे अपन ने अवतल दर्पण नाम दिया था, ये मुख्य अक्ष थी, हमने एक बिंब रखा था, कहाँ पे बताओ? सी के पीछे। तो सी के पीछे एक बिंब रखा था जिसका नाम हमने लिखा AB, मान ले इसकी ऊंचाई h है, और अपन डायरेक्ट बात करें तो एक प्रतिबिंब बना था यहाँ पे, ये प्रतिबिंब बना था आपके पास A', B', ऐसा बना था या नहीं? और हमें याद है, मैं पहले बता चुका हूँ कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा, और जब वस्तु को C के पीछे रखेंगे तो प्रतिबिंब C और F के बीच में बनेगा। तो यदि अपन बात करें
तो इसकी ऊंचाई मान लेते हैं अपन h और प्रतिबिंब की ऊंचाई मान लेते हैं h डैश। तो आवर्धन का फॉर्मूला आपके पास निकल के आता है प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब h डैश बटे बिंब की ऊंचाई मतलब h डैश बटे h, अपन ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? h डैश बटे h ये परिमाण को व्यक्त करता है, आवर्धन का परिमाण। अब आगे बात करते हैं अपन, ठीक है। अब इसको प्रतिबिंब और बिंब की दूरियों के रूप में लेना चाहें तो यहाँ मान लेते हैं ये आपके पास ध्रुव है और एक प्रकाश की किरण लेते हैं जो बिंब से निकल कर आ रही है और सीधे कहाँ पे आपतित हो रही है बताओ? ऐसे यूँ ध्रुव पे आपतित हो रही है। और हमें पता है कि जो किरण ध्रुव पे आपतित होती है, जितने कोण पर आपतित होती है उतने ही कोण पे क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। नहीं तो ये बिंब से निकल के आ रही है और प्रतिबिंब पे जा रही है। अब अगर ये दोनों त्रिभुजों की बात करें, त्रिभुज ABP और त्रिभुज A'-B'-P, तो दोनों त्रिभुज समरूप हैं। गौर से देखो, त्रिभुज ABP समरूप है किसके बताओ? त्रिभुज A'-B'-P के। दोनों त्रिभुज यहाँ पे समरूप हैं। समरूप त्रिभुज कैसे हैं कि एक कोण तो 90 डिग्री है और एक कोण ये थीटा थीटा बराबर है। तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो फिर से यदि अपन यूज लें तो देखो, ये दोनों त्रिभुजों की बात करें, इसकी भुजा क्या हो गई बताओ? AB, और इसकी भुजा क्या हो गई? वर्टिकल खड़ी वाली ले रहे हैं अपन, तो A'-B'। और यहाँ पे बात करें हॉरिजॉन्टल साइड मतलब आड़ी वाली भुजा, तो बड़े त्रिभुज की आड़ी वाली भुजा कौन सी है बताओ? AP, और छोटे त्रिभुज की आड़े वाली भुजा कौन सी है बताओ? A'-P है या नहीं? अब अगर इनकी दूरियों को अपन व्यक्त करें, कैसे करेंगे? देखो, AB ये है बिंब की ऊंचाई, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर नाप रहे हैं, धनात्मक होगी तो +h लिखेंगे। A'-B' प्रतिबिंब की ऊंचाई, मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर नाप रहे हैं, ऋणात्मक होगी, ऐसे लिखेंगे। AP जो आपके पास होगी, AP क्या होगी बताओ? AP बिंब की दूरी, ध्रुव से बिंब की दूरी इस दिशा में नापेंगे तो ये ऋणात्मक होगी, तो माइनस का U और बटे में A'-P क्या होगी? बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, तो ये V। अब यदि अपन सॉल्व करें इसको, ये माइनस माइनस कैंसिल, ये माइनस इधर ट्रांसफ़र कर देंगे और दोनों को उल्टा करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? H'/H, तो ये उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा? V/U, और ये माइनस इधर ट्रांसफ़र होगा तो माइनस। तो ये आपके पास H'/H, इसको क्या बोलते हैं अपन? मैग्नीफिकेशन, रेखिक आवर्धन। तो रेखिक आवर्धन का फॉर्मूला ये ऊंचाइयों के अनुपात के रूप में और ये प्रतिबिंब और बिंब की दूरियों के रूप में आपके सामने आ गया। इसको फोकस दूरी के रूप में भी अपन व्यक्त कर सकते हैं। कैसे व्यक्त करें? जैसे अपन दर्पण समीकरण की बात करें, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब आप क्या करो बताओ? जैसे आप फोकस दूरी के रूप में लेना चाहते हो इसको, है ना, तो कैसे ले सकते हैं? तरीका देखिए, आप क्या करें, यहाँ से 1/u की वैल्यू निकालें तो 1/u बराबर क्या हो जाएगा? 1/f माइनस 1/v। LCM लेंगे तो 1/u बराबर ये हो जाएगा FV और V माइनस F, ये हो जाएगा ही नहीं। अब यही वैल्यू आप यहाँ ट्रांसफ़र कर दें इस जगह, तो यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो M कितना आ जाएगा बताओ? माइनस, ये लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, माइनस V इंटू 1/u। 1/u की जगह क्या लिख देंगे बताओ? ये V माइनस F/FV आ गया। V से V कैंसिल, माइनस से अंदर ट्रांसफ़र करें तो ये आपके पास आ जाएगा F माइनस V/F। तो ये फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी कहाँ से? ध्रुव से, इनके रूप में आपके पास आ गया रेखिक आवर्धन। आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं बताओ? प्रतिबिंब की दूरी की जगह बिंब की दूरी के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। कैसे व्यक्त करेंगे ये आप खुद से प्रैक्टिस करें। आपको क्या करना होगा? यही दर्पण समीकरण लगाना होगा और इस बार क्या करना होगा यहाँ पे कि V को एलिमिनेट करना होगा, गायब करना होगा। मतलब इस समीकरण से V का मान निकाल के आप यहाँ रखें और जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा F और U के रूप में, वही रेखिक आवर्धन को व्यक्त करेगा। तो रेखिक आवर्धन के अलग अलग फार्मूले हो सकते हैं, बेसिकली एक ही फार्मूला है। बाकी डायरेक्ट इजी कैलकुलेशन के लिए जब न्यूमेरिकल करें और जल्दी हो तो उसके लिए यहाँ पे अलग अलग तरह के फार्मूले भी याद रख सकते हैं। तो ये था आपके पास रेखिक आवर्धन। तो हम पढ़ रहे थे क्या? गोलीय दर्पण से परावर्तन, और उसमें अपन ने पढ़ा था दर्पण समीकरण। तो दर्पण समीकरण के बारे में ये मैंने आपको कंप्लीट सिखाया, इस तरीके से सिखाया नहीं। अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल जो है वो न्यूमेरिकल आप खुद से ट्राई करें। आप या तो बुक अरेंज कर लें या फिर मैं
आपको बुक से एग्जाम्पल्स की जो पिक है वो पिक खींच के व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, और वो सभी आप प्रैक्टिस करें, और कोई भी डाउट हो तो उस पर टिक करके आप मुझे रीफॉरवर्ड करें, जिससे मैं उसका जवाब दे पाऊँ। ठीक है, तो ये सेकंड वीडियो थी अपनी। थर्ड वीडियो इसके बाद आप देखें, पहले इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, नोट्स आपको सर अवेलेबल करा देंगे। थैंक यू।